Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 32. जैसे कि हमारे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के क्वेश्चन कंटिन्यू थे, तो उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए आपको क्वेश्चंस आज सिखाता हूँ. ठीक है जी. तो लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन एक R is equal to 0.48. उसके बाद वेरिएंस ऑफ x हमारे पास 16 है और कोवेरिएंस हमारे पास 36 है. एग्जामिनर ने कहा फाइंड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन. याद है हमने आर का कोवेरिएंस के साथ फॉर्मूला पढ़ा था. फॉर्मूला क्या था? आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ वाई. ये फॉर्मूला था हमारे पास. तो अब जो चीज़ें गिवन है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा. आर कितना है? 0.48. ये जगह 0.48. कोवेरिएंस कितना है? 36 आ गया. वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है? 16. और यहाँ से हमने वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने कहा है कि फाइंड दो चीज़ें फाइंड कर लो. स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीज़ें फाइंड कर लो. एक वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड कर दो मुझे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाई फाइंड. दो चीज़ें फाइंड कर दो. ठीक है जी. तो अब हमें इस वेरिएंस ऑफ वाई को फाइंड करना. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. ये इधर आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा. तो सूरत हाल कुछ ये बन जाएगी. जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह सारा पैटर्न आ जाएगा. 16 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 0.48. ठीक है. तो अब हमें क्योंकि वेरिएंस ऑफ y चाहिए तो क्या करूँगा? स्केयरिंग कर दूंगा दोनों तरफ. ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. तो 36 को 4.48 से डिवाइड करें, उसका स्क्वायर करें और उसके बाद 16 को यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दें. ठीक है. तो ये सारा स्टेप आप कुछ वन स्टेप में परफॉर्म कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है. तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई. ठीक है जी. तो वेरिएंस ऑफ वाई कैसे आ जाएगा? इसको इससे डिवाइड करें और इसका स्क्वायर करें. तो 36 डिवाइड बाय 0.48, उसका स्क्वायर किया, आंसर आ गया 5625. और उस 5625 को क्योंकि 16 मल्टीपल आ रहा है, 16 ने भी इधर आके डिवाइड होना है, तो फिर 16 को डिवाइड भी कर दें साथ. तो आंसर आ जाएगा 351.56. 351. तो आंसर आ गया 351.56. तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई का आंसर आ गया. क्योंकि उसने हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी पूछा हुआ, तो हमें पता है कि अगर हम इसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाता है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या बन जाएगा? 351.56 आंसर आ जाएगा हमारे पास. इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. 13.76. पहले नहीं आ रही थी बस. तो हमें पता कि वेरिएंस ऑफ वाई हमारा 351.56 आ गया. क्योंकि हमने अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी फाइंड करनी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ले लें वेरिएंस का. तो जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 18.75.
18.75। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए, वेरिएंस ऑफ वाई के भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इस तरह एग्जामिनर कुछ कोवेरियंस का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करवा देगा और वहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया करेगा। ठीक है जी, तो आपने इस चीज़ को ज़रा इंश्योर कर लेना। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर आपसे पूछ ले। क्वेश्चन ये है, उसने कहा कि बी y1x बताओ क्या है जबकि कोवेरियंस 36 है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y जो है मेरे पास वो अज्यूम करे कि मेरे पास 3 है। ठीक है, तो हमने, और उसने कहा कि बी y1x कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड कर दो, तो हमने कहा बिल्कुल कर देते हैं। तो बी y1x और कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? बी y1x इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x फॉर्मूला होता है। तो देखें, वेरिएंस ऑफ x गिवन है हमारे पास, कोवेरियंस 36, तो यहाँ पे 36 लिखते हैं। वेरिएंस ऑफ बी y1x चाहिए हमें, तो बी y1x के लिए अज्यूम करें उसने ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि हमें वेरिएंस ऑफ x चाहिए, उससे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ से खुद से हम स्क्वायर बना लेंगे। वेरिएंस ऑफ x किससे आएगा? इस 3 के स्क्वायर से, दैट इज 9। तो वेरिएंस ऑफ x कितना आ गया हमारे पास? 9। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 4। तो बी y1x कितना आ गया मेरे पास? 4। तो इस तरह के एग्जामिनर छोटी सी कैलकुलेशन करवा लिया करता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है कोरिलेशन का। अब मैं आपको एक कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। वैसे हमने डायरेक्ट रिग्रेशन में सीखा हुआ है, लेकिन क्योंकि कोरिलेशन अब स्टार्ट से करवा रहा हूँ, कोरिलेशन है क्या, ठीक है, इसके बारे में फिर इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो कोरिलेशन का क्वेश्चन करवाता हूँ कि कोरिलेशन का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा और आपने कैसे सॉल्व करना है। एक तो कोरिलेशन क्वेश्चन शुरू में मैं करवा चुका था रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ, उसमें भी बीच में हमने आर बार बार कैलकुलेट किया था। ठीक है, लेकिन अगर हमें फुल फ्लेज आर कैलकुलेट करना हो तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। जिस तरह हमने रिग्रेशन लाइन कैलकुलेटर से बनाई थी, इस तरह आर भी हमें कैलकुलेटर से ईजीली मिल जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया आर कैलकुलेट करने का, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आपको आर मिल जाया करेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास जो आर के लिए कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, वो देखते हैं ज़रा। ये एक्स आ गया हमारे पास और ये हमारे पास वाई आ गया। एक्स पे हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 3, 5 और वाई में वैल्यू है 1, 4 और यहाँ से कर लेते हैं 2। ठीक है, तो एग्जामिनर ने कहा कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। के कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर दो। हमने कहा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, फिर इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर, और यहाँ फिर n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y और होल स्क्वायर, और इस सब का आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी।
अब हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स और वाई चाहिए, तो मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स वाई का। टू वन ज़ार टू, थ्री फोर ज़ार 12, 5 2 ज़ार 10। तो ये मेरे पास एक्स वाई आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का समीशन चाहिए, समीशन एंड में लेते सबके इंशाल्लाह। अब एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, स्क्वायर का कॉलम ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें y का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब हमें ये y का स्क्वायर चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। सारी कैलकुलेशन आई थिंक सो हो चुकी हैं। आप सबके सम इकट्ठे करने हैं, सबको सम कर दें। यहाँ से आ जाएगा समीशन एक्स, समीशन एक्स कितना आ गया, 3 2 5 और 5 10 आ गया। और यहाँ से कितना आ गया, 4 6 7, यहाँ से कितना आ गया, 24 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 25 और 4 29, 29 और 8 38 आ गया। 16 और 4 20 और 1 21 आ गया। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले पुट करते हैं, देखते हैं आंसर आता है क्या आता है। R इज इक्वल टू n कितना है, 1 2 3, 3 वैल्यूज है, n 3 है। x और y का समीशन कितना है, x y का समीशन 24 है, माइनस व्हाट इज समीशन x 10, व्हाट इज समीशन y दैट इज 7। ठीक हो गया। देन स्क्वायर रूट n3 है, x स्क्वायर का समीशन कितना है हमारे पास 38, समीशन x कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। फिर n कितना है 3, y स्क्वायर का समीशन कितना है 21, समीशन y 7 का स्क्वायर कर देंगे। और इस सब को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि R हमारे पास क्या आता है, ठीक है। कैलकुलेटर ले जरा, अगर हम R कैलकुलेट करें इसका तो आंसर आता है 0.143, 0.143। तो ये हमारे पास R आ रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, आपको पता सिर्फ क्वेश्चन इतना, ये क्वेश्चन का ये एक सारा क्वेश्चन है बस, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने खुद लिखी है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एग्जाम ने कहा R क्या, हमने कहा R ही R, ठीक है जी। तो अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम बिल्कुल ना ये फार्मूला लिखने वाले हैं ना ये कॉलम बनाने वाले हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर पूछ लेंगे। और डायरेक्ट आंसर कैसे पूछना है, उसके लिए आपको डाटा फीड करना आता ही है, लेकिन फिर अगेन हम इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। अगर मुझे सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में लिखना है, यानी कि इस x और इस y वाले कॉलम को कैलकुलेटर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने मोड प्रेस करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, मोड प्रेस करेंगे। जैसे मोड प्रेस कर लिया, मोड प्रेस करने के बाद आपने 3 में स्टेट प्रेस करना है, 3 में स्टेट प्रेस करना है, तो स्टेट भी प्रेस कर लिया हमने। फिर उसके बाद कोमा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 प्रेस करना है और
a प्लस बी एक्स लिखा हुआ, तो 2 प्रेस कर देते हैं। जैसे 2 प्रेस किया तो हमारे पास x और y का कॉलम ओपन हो गया। अब देखो x और y वाला कॉलम आ गया। आज x में 2 3 5 लिख देंगे, यानी कि 2 3 5 लिख देंगे, y में 1 4 2 1 4 2 लिख देंगे। ठीक है जी, तो लिखते हैं 2 3 5 1 4 2 लिख दिया। तो यहाँ से मेन मेन्यू में चले जाएंगे। मेन मेन्यू में कैसे जाएंगे, एसी का बटन प्रेस करना, ऑरेंज कलर वाला। अब आंसर के लिए क्या करने वाले हैं हम, फॉर आंसर आंसर के लिए शिफ्ट प्लस 1, शिफ्ट के बाद फौरन 1 प्रेस करना है। प्रेस करते हैं शिफ्ट और 1, तो आंसर के लिए शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे। शिफ्ट 1 प्रेस कर दिया, ठीक है जी। तो शिफ्ट 1 प्रेस किया तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया। हमने जाना है डायरेक्ट कॉमा के बाद 5 पर, जहां पे लिखा हुआ REG, तो REG 5 प्रेस किया तो आंसर आ गया 1 में ABR। ये जो तीसरे नंबर वाला R है ना, जो थर्ड नंबर पर R लिखा हुआ, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r हमारे वाला R है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो जैसे ही आप थर्ड नंबर प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर 0.143। ये कैलकुलेटर वाला आंसर लिख रहा हूं, जो कैलकुलेटर बता रहा है वो आंसर ही आया। तो चेक करते हैं, अपने आंसर से मैच करते हैं। 0.14 एग्जैक्ट आंसर आया, जो डेसिमल्स का भी फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। तो ये हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। यहां से एक और रिक्वायरमेंट खुद से बनाकर सॉल्व करते हैं जरा। वो ये है, अज्यूम कर लें कि हमारे पास ये जो वेरिएबल x है, ठीक है, और ये हमारे पास वेरिएबल y है। ठीक, हमने कहा कि ये हमारे पास प्राइस का वेरिएबल है और ये हमारे पास डिमांड का वेरिएबल है। ठीक है जी, तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो कर दिया। उसके बाद उसने ये कहा कि नहीं, ये डिमांड नहीं हो सकती, इसको सप्लाई करते हैं ज़रा, क्योंकि वेरिएबल मैंने पॉजिटिव 2 3 5 1 4 2, चलें इसको रहने दें, इसको हम सॉल्व भी नहीं करते, एक और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। अच्छा जी, तो उसने कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड कर दिया, तो हमारे पास जहां पर सारा हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब एग्जामिनर ने, ये तो 1 रिक्वायरमेंट थी ना, एग्जामिनर ने एक और रिक्वायरमेंट के बारे में कहा, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एग्जामिनर ने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताओ। अब ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या चीज है, कोई नई चीज नहीं है, जस्ट इस r का स्क्वायर है। ये जो r है, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आएगा। तो देखें, r तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर चुके थे ना, और अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यानी कि r स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूं तो इट्स सो इजी, इस r का स्क्वायर कर लो, यानी कि 0.143 का स्क्वायर कर लो। तो देखते हैं आंसर क्या था, 0.143, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 0.02। तो ये हमारे पास आ गया हमारा r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r भी सीख लिया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन r स्क्वायर भी सीख लिया। तो अब थोड़ी सी इस r स्क्वायर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्या r स्क्वायर क्या है,
और इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं कि आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बात याद रखिएगा कि तीन बातों का आपने कंट्रास्ट में रखना है। नंबर वन, रिग्रेशन लाइन, ये एक एस्टिमेटेड लाइन है जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मौजूदगी में डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करने का नाम रिग्रेशन होता है। कोरिलेशन क्या होता है? वो जो रिग्रेशन दो वेरिएबल यूज करता है उन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप क्या है ये कोरिलेशन बताता है। ठीक, फिर आती है उससे अगली टर्म कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज योर आर स्क्वायर। ये हमें क्या बताता है कि वो जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई वो क्या चीज हैं, ये बताता है डिस्क्राइब वेरिएशन इन द डाटा, वेरिएशन इन द डाटा। हमारे डाटा में वेरिएशन कितनी आ रही है, अगर हम अपनी वेरिएशन को चेक करना चाहते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन ये बताता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं एक लाइन लिखूं तो y हैड इज इक्वल टू a प्लस bx, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहता है कि इस x के चेंज होने से ये वाला y कितना चेंज होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा ये कौन बताएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर आया है। फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 आया, आर इज इक्वल टू 0.6 आया। ठीक है, अगर r इज इक्वल टू 0.6 है इसका मतलब ये है 0.6 का मतलब होता है 60%। 0.6 का मतलब क्या होता है, 60%। यानी कि अगर मैं ये डेसिमल है, डेसिमल से परसेंटेज में जाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.6 मीन दैट इज 60%। आर स्क्वायर 60% है, इसको इंटरप्रेट करो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस x की वजह से इस y में 60% चेंज आ रहा है। ठीक है, इस x की वजह से इस y में 60% चेंज आ रहा है। ठीक है जी, तो अब हमने देखना है कि चेंज जो आ रहा है ये इंडिपेंडेंट की वजह से आ रहा है, डिपेंडेंट में कितने परसेंट, तो इसके लिए हम कहेंगे इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 60% इट्स मीन 60% change in its mean 60% change in डिपेंडेंट वेरिएबल, जो 60% चेंज आया डिपेंडेंट वेरिएबल में, 60% चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्यू टू independent variable, is due to
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है ये 60% इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से बदल रहा है। तो इसका मतलब रिमेनिंग 40% कहाँ गया? हम कहेंगे रिमेनिंग 40% चेंज ड्यू टू, जो रिमेनिंग 40% चेंज आ रहा है वो ड्यू टू अदर फैक्टर आ रहा है, अदर फैक्टर्स आ रहा है। ठीक है जी। तो जैसा कि हमने यहां पे देखा कि अगर हमारे पास आर स्क्वायर 60% आ गया तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इस डिपेंडेंट वेरिएबल में 60% चेंज आ रहा है, बाकी जो 40% चेंज आ रहा है ना, मतलब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये जो 60% बदल रहा है वो तो एक्स की वजह से बदल रहा है, और 40% ये जो बदल रहा है वो किसकी वजह से बदल रहा है? वो अदर फैक्टर की वजह से बदल रहा है। ठीक है जी। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये अज्यूम कर लें ये एक्स हमारा प्राइस फैक्टर है और वाई हमारा सप्लाई फैक्टर है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जब इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं तो प्रोड्यूसर इंकरेज होता है टू सेल मोर गुड। देखें, पहले एक दुकानदार था, वो 10 रुपए की चीज बेच रहा है, उसको उसमें से अज्यूम करें 8 की कॉस्ट पड़ती है, 2 रुपये उसको मुनाफा मिल रहा है। अब वो 10 वाली चीज 12 रुपए की बेच रहा है। अब वो 10 वाली चीज जब 12 रुपए की बेचेगा, कॉस्ट उसकी 8 की आ रही है, अब मुनाफा जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए से इंक्रीज होकर 4 रुपए तक पहुंच गया। तो क्या ख्याल है, उसका दिल नहीं करेगा कि मैं 12 रुपए के ऊपर ज्यादा चीजें बेचूं? ऑब्वियस बात है, उसको प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है तो वो ज्यादा चीजें बेचने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिश ये होगी कि जहां मैं 10 चीजें बेच रहा हूं अब मैं वहां पे कोई 20-30 चीजें बेच दूं, क्योंकि मुझे तो ज्यादा प्राइस मिल रही है। तो इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देता है, मार्केट में चीजें ज्यादा बेचने के लिए ले आता है ताकि उसको ज्यादा मुनाफा हो। ठीक है जी। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, हम कहेंगे प्राइस की वजह से, प्राइस जो प्रोड्यूसर है, प्राइस ज्यादा होने की वजह से 60% सिर्फ सप्लाई इंक्रीज करेगा प्राइस की वजह से, बाकी 40% किस वजह से वो सप्लाई इंक्रीज करेगा? हो सकता है इसके अलावा वाले फैक्टर से। वो कैसे? वो ये है, हो सकता है कि प्रोड्यूसर ने अनकॉन्शियसली उसको लेबर बड़ी सस्ती मिल गई, उसने सप्लाई ज्यादा बना ली, यानी कि वो जो चीजें बना रहा था वो उसकी कॉस्ट कम पड़ रही थी, तो उसने कहा यार बड़ी सस्ती चीजें बन रही हैं, चलो ज्यादा चीजें बना के रख लेता हूं मैं अभी। तो अब देखें सप्लाई इंक्रीज हुई लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, या अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर क्या था? कॉस्ट कम पड़ रही थी। तो अज्यूम करें हम प्लेटें बनाते हैं, तो हमने कहा प्लेटों का रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल सस्ता हुआ, हमने कहा यार ज्यादा प्लेटें बना लेते हैं आज, क्या पता कल को रॉ मटेरियल महंगा हो जाए। तो देखिए अब ये सप्लाई इंक्रीज हुई है प्राइस की वजह से नहीं, किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। वो अदर फैक्टर क्या था? रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने बिजली का बिल, बिजली सस्ती कर दी हो, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि यार बिजली बड़ी सस्ती हो गई है, या ऑयल पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया, तो जल्दी से ज्यादा प्रोडक्शन कर लो, ऐसा ना हो कि अगले महीने ही हुकूमत बिजली के रेट बढ़ा दे। तो देखो अब हमारी दोबारा सप्लाई इंक्रीज हुई लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, किस वजह से? अदर फैक्टर की वजह से। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें यह बताता है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर ये बदले तो इसकी वजह से, सिर्फ स्पेसिफिक इसकी वजह से कितना चेंज आ रहा है, अगर हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कौन हेल्प करता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट कहेगा कि जो प्रोड्यूसर ने सप्लाई इंक्रीज की सिर्फ प्राइस को देखते हुए वो 60% किया, हाँ बाकी जो 40% से सप्लाई इंक्रीज की होगी वो प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर होंगे। तो ये हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो यहां पर इसकी एक और चीज देख लें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में, इसकी रेंज। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की रेंज क्या होती है?
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की रेंज होती है, बल्कि इससे पहले रेंज देखते हैं दो चीजों की, आर की पहले देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है, -1 से +1 की तरफ होती है, -1 to +1 होती है। यानी कि अगर आपका आर का आंसर अगर ये आ गया -1.2, इसका मतलब ये आर नहीं है, गलत है, क्योंकि आर तो -1 से आगे जाता ही नहीं है। और अगर आपका आंसर आ गया 1.5 तो ये भी आर नहीं है, क्योंकि आर तो +1 से आगे जाता नहीं है। तो याद रखिएगा हमेशा आर का आंसर -1 और +1 के दरमियान घूमता फिरता रहेगा। हो सकता है आर -1 आ जाए, हो सकता है आर +1 आ जाए, हो सकता है आर 0 आ जाए, हो सकता है आर 0.91 आ जाए, बिल्कुल सारे आर आ सकते हैं, लेकिन -1 और +1 के दरमियान आएंगे। इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज योर आर स्क्वायर, इसकी रेंज होती है 0 to +1। ये जो आर स्क्वायर होता है ये 0 और +1 के दरमियान में ही रहता है। अब इसमें नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? ओ भाई, जब नेगेटिव आएगा तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो मैक्सिमम आंसर 0 और मिनिमम आंसर 0 आ सकता है, वरना सारे आंसर स्क्वायर रूट के सारे आंसर्स या तो 0 होते हैं या तो सारे पॉजिटिव मूव करते हैं। तो ये हमारे पास रेंज थी और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, ये रेंज थी हमारे पास कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन की। तो यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज रैंक कोरिलेशन। उस रैंक कोरिलेशन को करने के बाद कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन 2-3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मैं फिर बता दूंगा। फिर इंशाल्लाह चैप्टर 13 हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर 13 के आपने आई कैप का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके आना है, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा, ठीक है नी। और उसी में आई कैप का जब क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे ना, उसी में इंशाल्लाह हम स्कैटर डायग्राम को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं और रैंक कोरिलेशन फाइंड करते हैं। व्हाट इज रैंक कोरिलेशन? रैंक कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? यानी कि हमने कोरिलेशन फाइंड करना है थ्रू रैंकिंग, तो फॉर्मूला होता है रैंक कोरिलेशन का, सिंबल सेम ही आर आर सेम है, 1 - 6 समेशन d स्क्वायर इनटू डिवाइडेड बाय n इनटू n स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रैंक कोरिलेशन का, 1 - 6 समेशन d स्क्वायर एंड इंटू एन स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास आ गया रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं रैंक कोरिलेशन का। क्वेश्चन ये है कि उसने हमें x और y दे दिए, ठीक है, x और y उसने हमें दे दिया। फॉर एग्जांपल 10 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 15 आ गया, और y में 6, 13, 2 और एक और ले लेते हैं 8 आ गया। तो एग्जामिनर ने कहा फाइंड रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन हमें फाइंड कर दो। तो जब हमने रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे अपने इस x और y वेरिएबल्स को रैंक
करना है, इसको रैंकिंग करनी है इसकी मुझे, ठीक है, इसको रैंक अलॉट करना है। तो रैंक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे स्टार्ट ले लेते हैं, जो सबसे लोवेस्ट होगा उसको फर्स्ट कहते हैं, उससे हाईएस्ट सेकंड कहते हैं, उससे हाईएस्ट थर्ड कहते हैं। यानी कि रैंकिंग आप जो रैंक बनाने हैं आपने, रैंकिंग करनी है जो, वो असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता इससे। तो हम लोवेस्ट को फर्स्ट रैंक अलॉट करते हैं। एक्स में सबसे मिनिमम कौन है 7, तो ये पहला रैंक दे दिया। इससे ग्रेटर कौन है 9, सेकंड रैंक, उसके बाद 10 थर्ड रैंक, उसका 15 4 रैंक दे दिया, इसको रैंक दे दिया हमने। यहाँ पे फर्स्ट रैंक, फर्स्ट ये है, और सेकंड पे कौन आ रहा है, ये सेकंड आ गया, और थर्ड पे कौन है, ये थर्ड आ गया, और ये हमारे पास 4 आ गया, रैंक्स बन गए। अब चलते हैं इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में जो डी है ना, ये डी रैंक्स का डिफरेंस है, ये कि डी क्या है, रैंक्स का डिफरेंस है, यानी कि x माइनस वाई, डी एक्स माइनस वाई है, यानी कि रैंक्स का डिफरेंस है। ओरिजिनल वैल्यू का ये याद रखिएगा, डी जो है ये रैंक्स का डिफरेंस है, ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस नहीं है। तो अब हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें डी चाहिए, तो डी स्केयर चाहिए। तो वो कैसे आएगा, x और y के रैंक्स का डिफरेंस लो, स्केयर ले लो। तो x और y का डिफरेंस लेते हैं, रैंक्स का डिफरेंस लेना है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, और 1 का स्केयर किया, आंसर आ गया 1। फिर 2 माइनस 4 माइनस 2, उसका स्केयर किया, आंसर आ गया 4। 1 माइनस 1 0, 0 का स्केयर किया 0। 4 माइनस 3 1, 1 का स्केयर किया, आंसर आ गया 1। फिर क्या क्या फॉर्मूला कह रहा है कि डी स्केयर का समीशन ले लो, समीशन ले लो, 4 5 6, तो आंसर आ गया 6। तो 6 को यहाँ पे पुट कर दें, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6, एन कितने, 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है, 4 यहाँ पर आ गया, 4 का स्केयर 16 माइनस 1 कर दिया। इस सब को सॉल्व कर दें, आपके पास रैंक कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 36 4 इंटू 15, आंसर आ गया 0.4, आंसर आ गया 0.4। तो ये है हमारे पास आर, ख़त्म कहानी, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आपने अगर इस तरह के कुछ रैंक्स आ जाएं, तो आपने इस तरह के रैंक्स वाले क्वेश्चंस को उनकी रैंकिंग करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है, कि हमने कैसे इसको रैंक करनी होती है, ठीक है। इसकी फर्दर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपने तौर पर, कोई क्वेश्चन लीजिएगा इस तरह और उसका रैंक आप फाइंड कर लीजिएगा, इस तरह आएगा, वरना इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे, ठीक है जी। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसके दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये रैंक्स तो हमने बना लिए ना, ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारी कुछ रैंक्स की थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है, और रिग्रेशन कोरिलेशन की कुछ थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है नी। उसके बाद हमारा एक स्कैटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो स्कैटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आईके क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की, इसके ऊपर थोड़ी सी एक नज़र मार लेते हैं। चलिए, रिग्रेशन की सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है, ये रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं कुछ पहले।
नंबर 1, regression line always passes through मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई, ये मैं आपको बता चुका था। रिग्रेशन लाइन हमेशा मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी इसकी सेकंड, कि समीशन y माइनस वाई हैट ये हमेशा ज़ीरो होगा। अगर हम एक्चुअल y का एस्टिमेटेड y के साथ डिफरेंस लें और फिर उसका सम लें तो हमारे पास आंसर 0 आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखते हैं, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस जैसी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो b है इज इंडिपेंडेंट है, b इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि अगर x और y की कोई वैल्यूज की बात करूं, ठीक है, और उसमें x की वैल्यूज में 2 ऐड कर दूं या y की वैल्यू में 3 माइनस कर दूं तो b नहीं बदलेगा, b चेंज नहीं होने वाला। अगर ये x और y है 2 3 5 1 5 7, अगर मैं इस x और y को यूज करते b फाइंड कर लूं, अज्यूम करें फॉर एग्जांपल b y ऑन x आया, हमारे पास 2.4 आ गया फॉर एग्जांपल। अगर मैं x की सारी वैल्यूज में से 2 ऐड कर दूं तो ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगी, और 2 ऐड करने के बाद दोबारा जब मैं b कैलकुलेट करूंगा तब भी b का आंसर यही आएगा, क्योंकि b की प्रॉपर्टी है ये चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। हाँ, अगर मैं 2 की जगह +2 की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करता तो ये b बदल जाता, मेरे पास b बदल जाता मुझे, तो बट b इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से b हमारा बदल जाता। तो ये रिग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, आपने इनको देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। ये वो रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज होगी और अब कोरिलेशन की। कोरिलेशन की प्रॉपर्टी में नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि RXY या RYXO सेम रहता है, यानी कि लाइन x ऑन y का r फाइंड करूं या लाइन y ऑन x का r फाइंड करूं, r में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैं 2 वेरिएबल यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल टाइम और यहां पे स्पीड। स्पीड और टाइम में रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव। टाइम और स्पीड में रिलेशनशिप क्या? फिर भी नेगेटिव। तो बेशक आर एक्स एन वाई का हो या आर वाई एन एक्स का हो, ये हमेशा इक्वल रहता है, ये बात याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है रे। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वन,
it is independent of change of origin and scale। ये चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट है। x में 2 ऐड करो, y में 2 माइनस करो, y में 2 डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, r का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। r रिमेन सेम रहेगा, ठीक है जी। यानी कि अगर r आया, हमने एक वैल्यूज ली x y 2 3 5 8 1 5 10 13 और r आ गया 0.24। तो अब मैंने क्या किया, इस x में मल्टीपल बाय 2 कर दिया और इस डिवाइड में डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। तो मैंने कहा कि जो नई वैल्यूज आएंगी उसका r फाइंड करो। हमने कहा उसका r भी 0.24 आएगा, क्योंकि r ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन से, यानी कि इसको इस तरह कर लो ना, +2 कर लो, ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन से बदलेगा, ना ही चेंज ऑफ स्केल से बदलेगा। तो जो r वाला पुराना आंसर तो वही नया वाला आंसर आएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। आखिरी प्रॉपर्टीज की, r इज यूनिटलेस। r के साथ कोई यूनिट नहीं आएगा, कोई किलोग्राम नहीं आने वाला, कोई मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, कोई यूनिट नहीं आ रहा है। इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। r का कोई यूनिट नहीं होता, r के साथ कोई यूनिट नहीं आती, बात याद रखनी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी रिग्रेशन और कोरिलेशन की, आपने इन प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर लेना। तो नेक्स्ट हमारा स्कैटर डायग्राम रहेगी, बस इसकी रिग्रेशन चैप्टर 13 की हमारी स्कैटर डायग्राम रहेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्कैटर डायग्राम डिस्कस करेंगे, और स्कैटर डायग्राम के साथ इंशाल्लाह हम ICAP का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करके इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 की तरफ मूव कर जाएंगे। दैट इज़ अवर बेसिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।